महाराष्ट्र के मानखुर्द शिवाजी नगर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अबू आजमी की मुफ्ती सलमान अजहरी से हुई मुलाकात को लेकर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जो गजवाए हिंद की बात करता है, अबू आजमी उससे जीत का आशीर्वाद लेने गए थे। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी की मुफ्ती सलमान अजहरी से हुई मुलाकात पर सवाल उठाया और आरोप लगाया है कि वही सलमान हैं जो हेट स्पीच के केस में गिरफ्तार हो चुके हैं। शहजाद पूनावाला ने अजहरी का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें वो गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं। अबू आजमी जो उद्धव जी के घर गए थे, जो एमवीए का हिस्सा है, वो मुफ्ती सलमान से दुआ ले रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, उनसे ब्लेसिंग्स ले रहे हैं कि हमें जिताइए। ये वही मुफ्ती सलमान है जो कहता है कि गजवाए हिंद होगा। ये वही मुफ्ती सलमान है जिसको गिरफ्तार किया गया था हेट स्पीच के लिए। सुनिए बातचीत का यह हिस्सा। आप मुझे दुआ कीजिए कि मैं इस इलेक्शन में चौथी बार लड़ा इलेक्शन। अच्छा। इस इलेक्शन में मुझे कामयाबी मिली क्योंकि मेरे यहाँ 1,90,000 मुस्लिम वोट है और 5 लोग रहने वाले हैं और 1,50,000 वोट है, नाम उसको 1 रहने वाला है। अबू आजमी ने इस दौरान ये भी वादा किया कि अगर वो पावर में आए तो गुस्ताखे रसूल करने वालों के खिलाफ यूएपीए लगाने की वकालत करेंगे। और चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र में अनिल देशमुख पर हमले को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। शिवसेना उद्धव गुट ने बीजेपी पर हमला बोला है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि देशमुख की हत्या की साजिश रची गई। राउत ने पूछा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। बीजेपी राज में कानून व्यवस्था की हालत खराब है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी शरद गुट के नेता अनिल देशमुख की कार पर सोमवार रात हुए हमले में पक्ष ने महायुति सरकार पर सवाल उठाया। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि देशमुख की हत्या की साजिश रची गई। राउत ने कहा जिस प्रकार से हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस को लेनी चाहिए। अनिल देशमुख पर सोमवार रात उस समय हमला हुआ जब वो नागपुर के काटोल विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करके लौट रहे थे। कल शाम को नरखेड़ में बैठक खत्म होने के बाद वे कार्यकर्ताओं के साथ कार से काटोल के लिए निकले थे। इसी दौरान बेला फाटा के पास कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी कार पर पथराव कर दिया। पुलिस फिलहाल मामले की जाँच में जुटी है। प्राथमिक इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनकी गाड़ी पर पथराव हुई। इस इंसिडेंट में उन्हें इंजरी भी हुई है। ये जो घटना घटी है इससे बहुत गंभीर रूप से नागपुर ग्रामीण पुलिस ले रही है और फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है। अनिल देशमुख पर हुए हमले के बाद उनके बेटे सलिल देशमुख और उद्धव की पार्टी के प्रवक्ता ने क्या कहा है, ये सुनिए। काटोल में वहाँ पे पुलिस स्टेशन पे मैं जाने के बाद में लोगों को शांतता का आह्वान किया। वहाँ पर जो लोग अनिल बाबू देशमुख जी के साथ थे उनने वहाँ पे कंप्लेंट भी दर्ज कराई है। वहाँ पे बहुत हजारों के तादाद में लोग वहाँ पे पहुँचे थे। लोगों को हमने शांतता रखने का आह्वान किया है। ये कौन सी गंदी राजनीति विपक्षों ने शुरू की है? उनका संशय है कि हो सकता है कि भाजपा के कार्यकर्ता हों। पता नहीं सही है गलत है, इसकी तो जांच के बाद ही पता चलेगी। लेकिन जिन उपद्रवियों ने ये हमला करने की कोशिश की है, पूर्व गृह मंत्री अगर हमारे राज्य में सुरक्षित नहीं है, अरे चुनाव में हम मुद्दों की बात करनी चाहिए, चुनाव में विकास की बात होना चाहिए। ये हिंसा, उपद्रव, ये कैसी गंदी राजनीति आ गई? हम इस घटना का निषेध करते हैं, निंदा करते हैं और महाराष्ट्र पुलिस से और जो भी हमारे सिस्टम है प्रशासन से मांग करते हैं कि दोषियों को पकड़कर इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट से 43,000 से ज्यादा लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से वोटर लिस्ट की जांच चल रही है, जिसके बाद हजारों वोटर्स के नाम काट दिए गए। महाराष्ट्र चुनाव की सरगर्मी के बीच 43,020 वोटर के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। बीएमसी ने जानकारी दी कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों से इन वोटर्स के नाम हटाए गए हैं, जिसमें मुंबई के 26,429 वोटर्स के नाम कटे हैं। मुंबई के आसपास के 16,591 वोटर के नाम हटे हैं। कई मतदाता के 2 वोटर आईडी थे। मतदाताओं की अर्जी के बाद हटाए गए नाम 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जाँच हुई थी।
मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की प्रक्रिया फॉर्म 7 के जरिए की गई, जिसमें मतदाता एक से ज्यादा जगह नाम होने पर बाकी जगह से अपना नाम हटवा सकता है। चुनाव आयोग मतदाता सूची को दुरुस्त करने की प्रक्रिया करता रहता है। चुनाव आयोग की इस पहल को महाराष्ट्र में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित कराने से जोड़कर देखा जा रहा है, ताकि मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को 288 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को परिणाम आ जाएंगे। महाराष्ट्र में पहली बार वोट देने वाले मतदाता अपने मतदान केंद्र की जानकारी राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल यानी NVSP पर लॉगिन करके हासिल कर सकते हैं। और महाराष्ट्र के भिवंडी वेस्ट सीट से चुनाव लड़ रहे AIMIM उम्मीदवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक हो गए और प्रशासन पर चुनावी रैली रद्द करने का आरोप लगाया। शायद मेरा लास्ट इलेक्शन हो, शायद मेरा लास्ट इलेक्शन हो, 5 साल बाद मैं रहूं ना रहूं मुझे पता नहीं है। मेरा कसूर है रे बेटा, कसूर है मेरा कि मैं लड़ रहा हूँ सबके लिए, मेरा यही गुनाह है ना। और मेरे को आवाज़ उठाता हूँ रोज सबके लिए, तो क्यों रोकते हो आप? मेरी रैली को कैंसिल करते हो आप? वारिस भाई हिम्मत मत मारो, हम लोग आपके साथ हैं। परेशान प्रशासन से परेशानी, सारे पॉलिटिकल नेता मेरे पीछे लग गए हाथ धो के इसको रोको। तू रोकना चाहते हो रोक लो, अल्लाह ने मुझे लाया, अल्लाह नहीं रोकेगा, अल्लाह जिताएगा इंशाअल्लाह। भिवंडी की आवाम जिताएगी मुझे। वहीं कल यूपी में 9 सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी कि एसपी की चिट्ठी में ये क्या कुछ कहा गया है और बीजेपी ने इसका जवाब क्या दिया है समाजवादी पार्टी की चिट्ठी पर। आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव से पहले सियासत गरमाती जा रही है। समाजवादी पार्टी ने वोटिंग से पहले मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखा है। पार्टी ने कहा है कि मतदान के दिन कोई भी पुलिसकर्मी वोटर आईडी की जांच न करे। चिट्ठी में कहा गया है कि मतदान अधिकारी को ही वोटर आईडी की जांच का अधिकार है। चिट्ठी में लिखा है कि लोकसभा चुनाव में पुलिसकर्मियों ने एसपी समर्थक मतदाताओं को डराया था। लोकसभा चुनाव में जांच के बहाने पुलिसकर्मियों ने मुस्लिम महिलाओं के नकाब हटाने की कोशिश की थी। नकाब उठाने के डर से महिला वोटर लोकसभा चुनाव में बिना वोट दिए वापस लौट गई। समाजवादी पार्टी की चुनाव आयोग को चिट्ठी पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जवाब दिया है। पूरी तैयारियां हैं मतदान के लिए और भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटें जीतने जा रही है। एक और बड़ा अहम सवाल है सर, समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र लिखकर ये बात कही है। वो पूरी तरह से दिग्भ्रमित हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है। हम सब नियम कानून से चलेंगे, जो निर्वाचन आयोग के नियम है उसी नियमों के तहत मतदान में हम लोग भागीदार हिस्सेदार बनेंगे। और वही सीधे सुनते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गुजरात की गांधीनगर से। और पुलिस विज्ञान कांग्रेस ने आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, एक प्रकार से कोर्ट, प्रोसिक्यूशन, पुलिस, सीएपीएफ और स्टेट्स की रिजर्व पुलिस मिलाकर मैंने एक बड़ा अंदाज लगाया था। ये 10 करोड़ का परिवार है, 10 करोड़ लोगों का, जो देश के आपराधिक न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करता है। 10 करोड़ लोग हैं। अब 10 करोड़ लोगों को आगे कैसे बढ़ना, इसका चिंता ये 250 लोगों ने करनी है। मैं आप पर बोझ नहीं डाल रहा, आपकी जिम्मेदारी का एहसास कराता हूं और ये हमारी भूमिका होनी चाहिए। मगर इसको बोझ मत समझिए। चिंतन कणिका जो होती है, इसने हमारे भूतकाल में एक ही चिंतन कणिका के बिंदु ने इस दुनिया को उपनिषद दिए। हर उपनिषद का मूल उद्भव एक चिंतन कणिका से हुआ है और जिन उपनिषदों को आज पूरी दुनिया मानव विकास, पृथ्वी का संरक्षण और समावेशी स्वभाव, इसके लिए मूल चिंतन मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है। इसके हर उपनिषद की उद्भव एक ही चिंतन कणिका है। तो चिंतन का एक कण
इसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। तो 250 लोगों ने कोई दबाव में आने की जरूरत नहीं है। चर्चा और समावेशी कार्य पद्धति से 250 लोग पूरा देश बदल सकते हैं। और मेरा आग्रह है कि हमारी पुलिस विज्ञान सम्मेलन का आने वाले 10 साल का एक रोड मैप बने। हम क्या क्या परिवर्तन, क्योंकि कोई भी परिवर्तन थोपा नहीं जाता है, धीरे धीरे करना पड़ता है। इसका ईयरली रिव्यू, 5 ईयरली रिव्यू, फिर 5 साल के बाद फिर से इसका प्लानिंग, और 10 साल में हम गंतव्य स्थान पर पहुंचे। इस तरह का एक रोड मैप बीपीआरएनडी ने बनाना चाहिए, तो ही बीपीआरएनडी और एक पुलिस विज्ञान सम्मेलन अपने आप में सफल माना जाएगा। और मैं आज जो आप लोगों के सामने मेरे विचार रख रहा हूं, वो 3 सम्मेलन में जाकर 4थे सम्मेलन में करता हूं। मैं गंभीरता से इसका अध्ययन करने के बाद आपके सामने रखता हूं। लगभग 100 से 150 लोगों से मैंने चर्चा भी की है ये 5 सालों में, और धैर्यपूर्वक मेरे घर में जो डेटा संग्रहित करने वाला कंप्यूटर है, इसमें काफी सारे इकट्ठा कर मैंने स्वयं इसमें से कुछ बिंदु निकालकर आप लोगों के सामने रखे हैं। मैं आशा करता हूं कि एक नए क्लेवर के साथ, नए उद्देश्यों के साथ, नए लक्ष्यों के साथ पुलिस विज्ञान सम्मेलन अगला हो। ईश्वर ने चाहा तो मैं जरूर आऊंगा, परंतु आप लोग रोड मैप के साथ आइए, ऐसा मेरा आपसे विनंती है, आग्रह है। और आप सभी ने अब तक 50 साल में जो काम किया है, 50 सम्मेलनों में, वो एक प्रकार से देश की काफी सारी समस्याओं का निवारण करने वाला रहा है। इसलिए पूरी ये प्रक्रिया को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देकर हमारी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। तो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन में अमित शाह आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पिछले चुनाव में पुलिस ने महिलाओं की जांच की थी, जिसकी वजह से वोट डालने नहीं आई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अनेकों शिकायतें मिली थी कि घूंघट के नाम पे, नकाब के नाम पे, हिजाब के नाम पे, बुरखे के नाम पे मतदाताओं को चेक करने का काम, मतदाता पहचान पत्र देखने का काम पुलिस प्रशासन के लोगों द्वारा किया गया, जो नियमों के विरुद्ध था। इस संदर्भ में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिख के मांग की है कि पुलिस प्रशासन का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, शांतिपूर्ण मतदान हो उस व्यवस्था को बनाए रखना है। इसलिए नियमों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन के लोग मतदाता पहचान पत्र चेक ना करें। इलेक्शन कमीशन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि चाहे वो पिछड़े वर्ग की महिलाएं, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय की हों, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, वो अपना मतदान ज्यादा से ज्यादा कर सकें। एक इलेक्शन कमीशन ने जो एक लाइन जारी की है, उसका 100% पालन हो कि पुलिस वाले आइडेंटिटी कार्ड, वोटर कार्ड न चेक करें। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने कांवड़ियों को लेकर विवादित बयान दिया है। कांवड़ियों को लेकर उन्होंने क्या कहा और बीजेपी की तरफ से इसका क्या जवाब दिया गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर एआईएमआईएम यूपी के अध्यक्ष शौकत अली के विवादित बयान पर यूपी में बवाल मचा हुआ है। हम नमाज पढ़ लेंगे, 2 मिनट की नमाज पढ़ लिया, नमाज। अरे ये सड़कें किसी के बाप की नहीं है। 2 महीना कांवड़ यात्रा, सावन के महीने में नेशनल हाईवे को बंद करा करके पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कांवड़ियों के पैर धुलते हैं, चिलम भी मारते हैं, शराब भी पिए रहते हैं, हुड़दंग भी मचाते हैं, गाड़ियां भी तोड़ देते हैं। लेकिन हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जाकर के उनके पैरों में मरहम लगाता है, हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसाता है। शौकत अली के बयान की निंदा करते हुए बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से सवाल पूछा है। शौकत अली का बयान एआईएमआईएम की उसी जहरीली विचारधारा को दिखाने का काम करता है, जिसके तहत लगातार एआईएमआईएम समाज को भड़काने के लिए, विभाजनकारी शक्तियों को बढ़ाने के लिए लगातार इस तरह के बयान देते हैं। एआईएमआईएम के इस भड़काऊ बयान की निंदा ना कांग्रेस करती है और ना समाजवादी पार्टी करती है।
और अब बात प्रदूषण की। जहरीली हवा में कैद होती दिल्ली को इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए अब कृत्रिम बारिश की पहल की गई है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री ने केंद्रीय मंत्री को चिट्ठी लिखकर बैठक बुलाने का आग्रह किया है। दिल्ली एनसीआर में दम घोटू हवा से निजात दिलाने के लिए अब दिल्ली सरकार कृत्रिम बारिश कराने की वकालत कर रही है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि इस सिलसिले में उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी लिखी है और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने की अपील की है ताकि दिल्ली के लोगों को स्मॉग से राहत मिल सके। गोपाल राय जी, दिक्कत कहाँ आ रही है? ये 4 चिट्ठी आप लेके बैठे हैं, इनके बारे में बताएं। देखिए, दिक्कत यहाँ आ रही है कि आज पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की मार को झेल रहा है और हमारे देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे सो रही है जिससे कि वो इस देश की सरकार हो ही नहीं। आर्टिफिशियल रेन के लिए, कृत्रिम बारिश के लिए हमने अगस्त से केंद्र सरकार से निवेदन शुरू किया। आज तक एक बैठक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुलाने को तैयार नहीं। गोपाल राय ने ये भी दावा किया कि वो इस सिलसिले में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को 3 बार चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन अब तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। दिल्ली में ऑड इवन लागू करने के सवाल पर गोपाल राय ने कहा कि अभी सरकार की प्राथमिकता स्मॉग खत्म करने की है, जो कृत्रिम बारिश से ही संभव है। बीजेपी ने दिल्ली की बिगड़ी आबो हवा के लिए आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। पार्टी ने दिल्ली में मास्क बांटने का अभियान शुरू किया है और इस हालत के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली में लोगों का दम घुट रहा है और सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 के पार पहुंच चुका है। बीजेपी बिगड़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार को घेर रही है। आज दूसरे दिन भी बीजेपी ने प्रदर्शन किया और लोगों को मास्क बांटने का अभियान चलाया। इस अभियान में केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, आतिशी जी की जो सरकार है, केजरीवाल साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता को मीडिया के माध्यम से बताएं कि इन्होंने 10 साल में क्या किया दिल्ली में प्रदूषण को खत्म करने के लिए। अभियान में शामिल हुए दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने मास्क अभियान के बारे में क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। अगर दिल्ली से प्रदूषण नहीं हटाया गया तो ये आने वाले समय का मास्क है जो आपको, हमको, हर दिल्ली वाले को पहनना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में हवाओं की इमरजेंसी है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली में जो धीमा जहर फैल रहा है वो पंजाब में जलाई जा रही पराली की वजह से है। दिल्ली के खराब मौसम की वजह से अब 15 विमानों का रूट डाइवर्ट किया गया है और 100 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई है। और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में एयर क्वालिटी खतरनाक रूप से उच्च स्तर पर पहुंच गई है। सोमवार के बाद आज भी दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब रही। दिल्ली एनसीआर के अधिकांश इलाके में AQI 500 अंक को छू गया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में 7वें दिन धुंध की घनी परत भी छाई रही। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सोमवार को वायु प्रदूषण को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने 23 नवंबर तक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने 22 नवंबर तक के लिए क्लासेस ऑनलाइन लिए जाने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, खराब गुणवत्ता की हवा को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है और सभी क्लास ऑनलाइन ली जा रही है। वहीं ग्रैफ 4 भी लागू कर दिया गया है। दिल्ली में आज सुबह 5:30 बजे औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 495 दर्ज किया गया। गाजियाबाद में AQI 471, गुरुग्राम में AQI 444 और फरीदाबाद में AQI 374 है। लेकिन अभी घूमने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा पोल्यूशन दिख रहा है, खांसी की बहुत सारी तकलीफें यहाँ पे अभी दिखाई दे रही। अगर आप 49 सिगरेट्स पीएंगे तो उसके इक्वल है दिल्ली की एयर ब्रीथ करना एक दिन में। तो अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हेल्थ ख़राब हो जाएंगी, इसका इम्पैक्ट भी इकोनॉमी पे आ सकता है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने दिल्ली में मौजूद हिमाचल भवन को जब्त करने का आदेश दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या दिल्ली के मंडी भवन के पास बना हिमाचल भवन नीलाम हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली में बने हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट का यह आदेश बिजली कंपनी की बकाया राशि न लौटाने पर दिया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में चिनाब नदी पर 400 मेगावाट के सैली हाइड्रो प्रोजेक्ट बनना था। इस प्रोजेक्ट में पहले भी आर्बिट्रेशन में प्रदेश सरकार को कंपनी की ओर से जमा की गई 64 करोड़ रुपए की अपफ्रंट मनी 7% ब्याज के साथ लौटाने का आदेश मिला था, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोर्ट के इस आदेश की अनदेखी की। अब ब्याज समेत ये राशि 150 करोड़ पहुंच गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अभी आदेश नहीं पड़े हैं, लेकिन बीजेपी ने सरकार पर प्रहार किया है।
सचमुच में पूरा हिमाचल प्रदेश अब चिंतित है कि अगर हिमाचल भवन की नीलामी हो गई तो आने वाले समय में तो स्थिति ये आएगी कहीं सचिवालय की नीलामी ना हो जाए, विधानसभा को इसके पास हमको गिरवी नहीं रखना पड़ जाए। ये स्थिति बन गई है हिमाचल प्रदेश की। ये चिंता का विषय है, सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिकी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक अनमोल बिश्नोई फिलहाल कैलिफोर्निया पुलिस की हिरासत में। भारतीय एजेंसियां कैलिफोर्निया पुलिस के संपर्क में जुटी हैं। 2 हफ्ते पहले अनमोल बिश्नोई के अमेरिका में होने की खबर मिलने के बाद ही मुंबई पुलिस ने गृह मंत्रालय को उसके प्रत्यर्पण का प्रस्ताव भेजा था। खबर है कि अनमोल बिश्नोई अब कैलिफोर्निया पुलिस की हिरासत में है और जांच एजेंसियां कैलिफोर्निया पुलिस से संपर्क कर रही हैं। अनमोल के बहुत जल्द भारत वापसी की उम्मीद है। उम्मीद इस बात की भी है कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़े कई और राज खुल पाएंगे। अनमोल बिश्नोई पर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। अनमोल को सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी आरोपी बनाया गया है। अप्रैल में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी लेने वाले अनमोल बिश्नोई के खिलाफ अप्रैल में लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। इसके अलावा उस पर 18 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। एनआईए ने अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा है। 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हत्या की गई थी। पुलिस ने इस मामले में अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2022 में सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बाद अनमोल फर्जी पासपोर्ट के सहारे नेपाल भागा, उसके बाद दुबई और कीनिया होते हुए अमेरिका पहुंचा। और जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। छात्राओं ने आरोप लगाया कि छात्रावास के बाथरूम में हिडन कैमरा लगाया गया है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के मीराबाई छात्रावास में बाथरूम में एक गुप्त कैमरा होने की बात पर छात्राएं भड़क गई। शावर में कैमरा छिपाने का आरोप लगाते हुए छात्राओं ने सोमवार की रात जमकर हंगामा किया। छात्राओं का कहना है कि कैमरा उनके फोन के कैमरा डिटेक्टर ऐप में भी दिख रहा है। 6 छात्राओं को अज्ञात नंबर से धमकी भरे मैसेज भी प्राप्त हुए हैं। मैसेज में उनसे बात करने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान कोई कैमरा नहीं मिला है। मामले की जांच की जा रही है। इस घटना के उपरांत पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। सर्विलांस टीम के साथ हम लोगों ने लड़कियों से बातचीत भी की। लड़कियों ने शंका जाहिर की कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे रूम या हमारे बाथरूम में कोई कैमरा लगा हो, क्योंकि उस लड़के को कैसे पता कि मेरा नाम ये है या फिर ये मेरा नंबर है। शंकावश उन लड़कियों ने जाहिर किया कि कहीं कैमरा तो नहीं लगा है। उसके उपरांत मैडम जो कि वीसी मैडम के साथ सभी टीम हमारी सभी रूमों और प्रॉपर बाथरूम की चेकिंग की गई। ऐसा कोई भी कैमरा वहां पे नहीं पाया गया है। और दिल्ली पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में चीन के एक नागरिक को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी का नाम फैंग चेनजिन है, जिसके तार 100 करोड़ रुपए की ठगी से जुड़े हैं। पुलिस ने बताया कि बीते 24 जुलाई की तारीख को सुरेश कुलचियाल नाम के शख्स की ओर से साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसने बताया कि धोखाधड़ी वाले स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग सेशन में लालच देकर पैसों के निवेश करने के लिए धोखा दिया गया था। धोखेबाजों के जरिए कई बार के लेन देन में 43,05,000 कई बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए थे। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी के बाद आरोपी चीनी नागरिक फैंग चिनजिन को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस को मामले की आगे की जांच करने पर पता लगा कि चीनी नागरिक फैंग चेनजिन के तार आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी साइबर क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े 2 अहम धोखाधड़ी मामलों से जुड़े हुए हैं। पुलिस को पता लगा कि साइबर क्राइम पोर्टल पर 17 आपराधिक शिकायतें भी दर्ज हैं, जो सभी एक ही फिनकेयर बैंक खाते से जुड़ी हुई हैं। पुलिस के मुताबिक सब मिलाकर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की गई है। आगे की जाँच चल रही है। फैंग चेनजिन 2020 में आंध्र प्रदेश में एक कंपनी के लिए वर्क वीजा पर भारत आया था, जिसके बाद चीनी नागरिक ने 100 करोड़ की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। खबर गुजरात से। गुजरात के पाटन में एक छात्र की रैगिंग के दौरान मौत हो गई। 18 साल के अनिल मेथानिया की मौत के बाद 15 MBBS छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। घटना के बाद पुलिस ने बताया कि सीनियर्स ने जूनियर्स को प्रताड़ित किया और अश्लील हरकतें करने के लिए मजबूर किया। पुलिस ने इन सभी छात्रों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। आरोपी सीनियर्स ने कथित तौर पर जूनियर्स को अश्लील गाने, अश्लील हरकतें करने और घंटों खड़े रहने के लिए मजबूर किया, जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल छात्र 3 घंटे से ज्यादा समय तक खड़ा रहा। इसके बाद वो बेहोश हो गया और सिर में गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद छात्र को धारपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। कॉलेज के डीन ने बालीजाना पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई। पता चला कि भाई वो बच्चे 3 घंटे से खड़े रहे थे और उनको
इंट्रोडक्शंस की एक प्रोसेस कर रहे थे सीनियर और जूनियर बैच के बीच में। तो हमें एक डाउट हुआ कि एक रैगिंग जैसा इश्यू है कि नहीं। वहीं मृतक छात्र के परिजनों ने कॉलेज और सरकार से न्याय की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने 15 आरोपी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। 11 जूनियर छात्रों के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। गुजरात के वडोदरा में बीजेपी के पूर्व पार्षद के बेटे की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसके बाद लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद रमेश परमार के बेटे तपन परमार की पुलिस की मौजूदगी में हत्या कर दी गई। हत्या की घटना एसएसजी अस्पताल में हुई। दरअसल तपन परमार एक घटना के बाद घायल हुए 2 युवकों को देखने के लिए सरकारी अस्पताल गया था। पैसे की उगाही के लिए 2 युवकों पर यह हमला किया गया। इसके बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए सयाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवकों को देखने के लिए बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद रमेश परमार अपने बेटे तपन के साथ अस्पताल पहुंचे थे। वहीं पर कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। पूर्व पार्षद के बेटे की हत्या के बाद बीजेपी नेताओं में नाराजगी है, तो वहीं पुलिस प्रशासन में हड़कंप है कि पुलिस की मौजूदगी के बाद भी कैसे हत्या कर दी गई। हमला करने वालों में बाबर पठान, महबूब, वाशिम समेत कुछ और लोगों के नाम सामने आए हैं। देर रात हिंदू और मुस्लिम लड़कों के बीच झगड़ा हुआ और उसमें फिर हाथापाई हुई। इसके चलते दोनों कौम के जो लड़के थे वो हॉस्पिटल में, एसएससी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए गए थे। उनके जाने के बाद वहाँ से एमएलसी पुलिस स्टेशन को मिलती है और पुलिस वहाँ पहुँचे। उसके दौरान ही एक बाबर करके आदमी है, उसने वहाँ हाजिर तपन को एसएसजी हॉस्पिटल में छुरी मार दी, जिसकी वजह से वो तपन की मृत्यु हो गई। और इंडियन कोस्ट गार्ड्स के जहाज ने पाकिस्तानी सीमा के पास से 7 भारतीय मछुआरों को बचाया। इन मछुआरों को भारत पाकिस्तान समुद्री सीमा के पास पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने पकड़ लिया था। मछुआरों को बचाने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज ने 2 घंटे तक पाकिस्तानी जहाज का पीछा किया। भारतीय जहाज ने पहले पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी के जहाज पीएमएस नुसरत को अलर्ट किया। उसे बताया गया कि किसी भी हालत में वो भारतीय क्षेत्र से मछुआरों को नहीं ले जा सकते। कोस्ट गार्ड के मुताबिक पाकिस्तानी मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी भारतीय मछुआरों को हिरासत में लेकर जा रहे थे और कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तानी शिप का पीछा किया, उन्हें रोका और मछुआरों को छुड़ाया। अधिकारी ने बताया कि 17 नवंबर को इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप को भारतीय मछुआरों की बोट से डिस्ट्रेस कॉल आया, जो कि नो फिशिंग जोन से किया गया था। मैसेज में जानकारी दी कि भारत पाकिस्तान मेरीटाइम बाउंड्री के पास पाकिस्तानी मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने तकरीबन 3:30 बजे 7 भारतीय मछुआरों को पकड़ लिया है। जानकारी मिलते ही कोस्ट गार्ड का शिप उस इलाके की तरफ बढ़ा और उस पाकिस्तानी शिप को रोक लिया और भारतीय मछुआरों को छुड़वाया। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से यह भी कहा गया है कि भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान ले जाने की साजिश रची गई थी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई ने सोशल मीडिया कंपनी मीटा पर 213 करोड़ 14 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ये जुर्माना 2021 में व्हाट्सएप प्राइवेसी अपडेट के संबंध में अनुचित व्यावसायिक तरीकों को अपनाने के लिए लगाया गया है। इसके अलावा सीसीआई ने मेटा को प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहार को बंद करने और उनसे दूर रहने का निर्देश दिया है। दरअसल 3.5 साल से अधिक की जांच के बाद सीसीआई ने पाया कि व्हाट्सएप की टेक इट या लीव इट पॉलिसी अपडेट फेयर नहीं थी। इसने सभी यूजर्स को विस्तारित डेटा कलेक्शन शर्तों को स्वीकार करने और बिना किसी ऑप्ट आउट के मेटा ग्रुप के भीतर डेटा शेयर करने के लिए मजबूर किया था। सीसीआई ने कहा कि मेटा की ओर से लाया गया ये अपडेट यूजर्स को लागू करने के लिए मजबूर करता है, उनकी स्वायत्ता को कम करता है और मेटा डोमिनेंट पोजीशन का दुरुपयोग करता है। आयोग के अनुसार मेटा ने व्हाट्सएप के माध्यम से नियम का उल्लंघन किया है। आयोग ने यह भी कहा कि मेटा ने ऑनलाइन डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग मार्केट में अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्मार्टफोन पर ओवर द टॉप मैसेजिंग ऐप में अपनी डोमिनेंट पोजीशन का बेनिफिट उठाया है। पीएम मोदी आज ब्राजील में G20 समिट में तीसरे सत्र में हिस्सा लेने के बाद गयाना दौरे पर जाएंगे। G20 समिट में पीएम मोदी ने दुनिया को क्या मंत्र दिया है, पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में दुनिया को बैक टू बेसिक्स मार्च टू फ्यूचर का मंत्र दिया। पीएम ने वैश्विक संस्थाओं में सुधार की वकालत की। पीएम मोदी ने एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की थीम को प्रासंगिक बताया। G20 समिट के पहले दिन पीएम मोदी ने दुनिया के ताकतवर नेताओं से मुलाकात की। पीएम मोदी ने कई राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय बातचीत की। समिट के दौरान पीएम मोदी और अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक की।
पीएम ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास घरस्टोर, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। पीएम मोदी आज ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, चिली के राष्ट्रपति ग्रेबियल बोरिक और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीएम आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। और अब बात भारत चीन के बीच चल रही कूटनीति की। ब्राजील में चीन के विदेश मंत्री और एस जयशंकर के बीच क्या बातचीत हुई, देखते हैं रिपोर्ट। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। दोनों के बीच आपसी संबंध के बारे में बात हुई। हालांकि ब्राजील में G20 समिट से अलग मोदी और जिनपिंग के बीच मुलाकात की संभावनाओं पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, चीन दोनों देशों के नेताओं के बीच अहम मुद्दों पर बनी आम सहमति को लागू करने, संवाद और सहयोग बढ़ाने और रणनीतिक आपसी विश्वास को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। और केंद्रीय सुरक्षा बलों में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के मकसद से मोदी सरकार ने अर्ध सैन्य सुरक्षा बल CISF में अब एक महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी। देश में पहली बार CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में एक ऐसे रिजर्व बटालियन का गठन किया जा रहा है जिसमें सिर्फ महिलाएं होंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महिला बटालियन के लिए औपचारिक मंजूरी आदेश जारी कर दिया है। इस बटालियन में 1025 महिला कर्मी होंगी जिसका नेतृत्व एक वरिष्ठ कमांडेंट करेंगे। नई दिल्ली में CISF मुख्यालय में भर्ती और विशेष प्रशिक्षण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस विशेष बटालियन को VIP सुरक्षा, हवाई अड्डे की सुरक्षा और दिल्ली मेट्रो रेल के भीतर जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। मौजूदा वक्त में CISF में 12 रिजर्व बटालियन है जिनमें महिलाएं 7% हैं। इन्हें अक्सर चुनाव ड्यूटी जैसे अस्थायी और संसद भवन परिसर की सुरक्षा जैसे स्थायी दोनों तरह की ड्यूटी में तैनात किया जाता है। 1969 में स्थापित CISF में लंबे समय से महिला कार्मिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाती रही हैं। CISF महिला कर्मी विशेष रूप से 68 नागरिक हवाई अड्डों, दिल्ली मेट्रो और ताजमहल और लाल किला जैसे ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा में तैनात रही हैं। और एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई के वसई विरार में हंगामा हो रहा है। विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगा है। बहुजन विकास अघाड़ी ने आरोप लगाए हैं। चुनाव से एक दिन पहले पैसे बांटने के आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव हैं विनोद तावड़े और आरोप लगाया गया है। बहुजन विकास अघाड़ी ने आरोप लगाए हैं कि चुनाव से एक दिन पहले, कल मतदान होना है लेकिन एक दिन पहले पैसे बांटने का आरोप लगाया गया है। और देखिए एक तस्वीर भी सामने आई है, हंगामे की तस्वीर सामने आई है। मुंबई के वसई विरार में जो हंगामा हुआ है उससे जुड़ी ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इसमें आरोप दरअसल ये लगाया जा रहा है विनोद तावड़े पर कि उन्होंने पैसे बांटे हैं लोगों को। बहुजन विकास अघाड़ी ने ये आरोप लगाए हैं और कल मतदान होना है, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले पैसे बांटने का आरोप लगाया गया है एक दिन पहले चुनाव से। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं विनोद तावड़े और उन पर आरोप लगाया है, बहुत संगीन आरोप लगाया गया है, पैसे बांटने का आरोप लगाया गया है। इसी वजह से देखिए हंगामेदार स्थिति बनी हुई है विरार में। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है वसई के विरार में, मुंबई के वसई, यहाँ पर पुलिस भी इस वक्त मौजूद है और मामले को शांत करा रही है। लेकिन बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं विनोद तावड़े पर। बीजेपी के महासचिव हैं विनोद तावड़े और उन पर आरोप लगाए गए हैं, पैसे बांटने के आरोप लगाए गए हैं चुनाव से ठीक एक दिन पहले। और हंगामेदार स्थिति काफी बनी हुई है। तस्वीरें कुछ सामने आई हैं, हंगामेदार तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि इस तरह पैसे बांटने के आरोप लगे हैं विनोद तावड़े पर। यहां पर समर्थक भी मौजूद हैं, लोग भी मौजूद हैं। वसई विरार में हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं और आधार बताया जा रहा है कि विनोद तावड़े ने पैसे बांटे हैं विरार में। पैसे बांटने का बहुत गंभीर आरोप विनोद तावड़े पर लगा है। कल चुनाव होने हैं और चुनाव से एक दिन पहले ये एक बड़ा विवाद सामने निकल कर आया।
तो देखिए, इस वक्त एक अहम खबर हम आपको दिखा रहे हैं और उससे जुड़ा वीडियो इस वक्त आपके सामने है। मुंबई के वसई विरार की यह घटना है। बीजेपी पर आरोप लगा है पैसे देकर वोट खरीदने का, और यह आरोप लगाया है बहुजन विकास अघाड़ी ने। बहुजन विकास अघाड़ी ने तावड़े पर, विनोद तावड़े जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, बड़े नेता हैं, उन पर पैसे बांटने का आरोप लगाया है। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने विनोद तावड़े और उनके साथ जो एक स्थानीय बीजेपी नेता थे राजन नाइक, उनको घेर लिया और यह आरोप लगाया गया कि पैसे बांटे जा रहे हैं, वोट खरीदा जा रहा है वोटर्स का। राजीव सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, विनोद तावड़े चेयर पर बैठे हुए हैं और बहुजन विकास अघाड़ी के तमाम कार्यकर्ता उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं, हंगामा हो रहा है, पैसे बांटने का आरोप लगा है, वोट खरीदने का आरोप लगा है। पूरा मामला क्या है, जरा बताएं। देखिए, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है विनोद तावड़े और पालघर के विवांता होटल में एक बैठक कर रहे थे, ऐसा बीजेपी का कहना है। उनके साथ में राजन नाइक भी थे, लेकिन अचानक से वहां पर बड़ी संख्या में बहुजन विकास अघाड़ी के जो कार्यकर्ता है वो पहुंच गए। दरअसल जो तस्वीरों में पीली पट्टी लेकर तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता, और इनका कहना है कि दरअसल विनोद तावड़े जो हैं राजन नाइक के लिए यहाँ पर आए हुए थे, और राजन नाइक चूंकि नालासोपारा विरार सीट से बहुजन विकास अघाड़ी के उम्मीदवार हैं और यहाँ पर करोड़ों रुपए की लेन देन की गई है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं को पैसे बांटे जा रहे थे, बहुजन विकास अघाड़ी के वोटों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, और इसी आरोप के तहत बड़ी संख्या में बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा हुए। लेकिन अभी तक पुलिस का कहना है कि दरअसल ऐसी कोई जानकारी नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये जानकारी सामने आई उसके बाद में सैकड़ों कार्यकर्ता अचानक से होटल के अंदर घुसे, जहां पर विनोद तावड़े राजन नाइक मौजूद थे, चारों तरफ से उन्हें घेर लिए और वहां पर शोरगुल, हंगामा, नारेबाजी चल रही है। विनोद तावड़े अभी भी होटल के अंदर मौजूद है। राजीव, यानी ये राजन नाइक जो हैं ये बहुजन विकास अघाड़ी के नेता हैं, और क्या जो बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं वो एक तरह से राजन नाइक को पैसे देकर खरीदा जा रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं क्या? नहीं, समीर, बहुजन विकास अघाड़ी के नेता, बहुजन विकास अघाड़ी के जो उम्मीदवार हैं वो क्षितिज ठाकुर है, हितेन ठाकुर के बेटे। दरअसल हितेन ठाकुर के पिता पुत्र जो हैं वो नालासोपारा और वसई सीट से लड़ रहे हैं। वसई सीट से खुद हितेन